जय हिंद। आज हम लोग एमसीक्यू की सीरीज में जो जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, विधि शास्त्र के अंतर्गत, तो इसमें स्वामित्व एवं कब्जा संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। ओनरशिप एंड पोजेशन संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं, पहला है, एक स्वामी के अधिकार होते हैं। ऑप्शन है अनिर्धारित, निर्धारित, अवशिष्ट, अनिर्धारित तथा अवशिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट। एक स्वामी के अधिकार जो होते हैं अवशिष्ट होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, कौन सा सिद्धांत संपत्ति की अवधारणा से संबद्ध नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन से सिद्धांत है जो संपत्ति की अवधारणा से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, श्रम सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत जो है संपत्ति की अवधारणा से संबंधित नहीं है, और ये शेष जो तीन है ये संबंधित है, जैसे कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, श्रम सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है संपत्ति की अवधारणा से संबद्ध है। अगला हम लोग देखते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क के स्वामित्व तथा किसी सुखाधिकार का अधिकार क्या कहलाता है। ऑप्शन है अभौतिक स्वामित्व, भौतिक स्वामित्व, सामान्य स्वामित्व, समेकित स्वामित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा क, अभौतिक स्वामित्व। पेटेंट, कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क के स्वामित्व तथा किसी सुखाधिकार का अधिकार जो है अभौतिक स्वामित्व के अंतर्गत आता है और अभौतिक स्वामित्व कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि स्वामित्व उपयोगकर्ता के बिंदु पर अनिश्चित तौर पर निर्धारित की गई वस्तु के ऊपर एक अधिकार होता है, जो विवाद के बिंदु पर अप्रतिबंधित तथा समयावधि के बिंदु में असीमित होता है। ऑप्शन है सामंड, हॉलैंड, मार्क बाई ऑस्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा है कि स्वामित्व जो होता है उपयोगकर्ता के बिंदु पर अनिश्चित तौर पर निर्धारित की गई वस्तु के ऊपर एक अधिकार होता है, जो विवाद के बिंदु पर अप्रतिबंधित तथा समयावधि के बिंदु पर असीमित होता है। अगला हम लोग देखते हैं, किसने कहा था कि स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ऑप्शन है हिबर्ट, ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलैंड। हॉलैंड का यह कथन है कि स्वामित्व जो होता है किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये हॉलैंड का स्टेटमेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, स्वामित्व में शामिल होते हैं। ऑप्शन है महत्वपूर्ण पदार्थ, वस्तुएं, निजी अधिकार, सर्वबंधी अधिकार, व्यक्तिबंधी अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वबंधी अधिकार। सर्वबंधी अधिकार जो होता है स्वामित्व में शामिल होता है। अगला हम लोग देखते हैं, किसी संस्था में एक साझेदार का स्वामित्व का अधिकार। ऑप्शन है एकल स्वामित्व का होता है, सस्वामित्व का होता है, विधिक स्वामित्व का होता है, भौतिक स्वामित्व का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सस्वामित्व का होता है। एक संस्था में एक साझेदार का जो स्वामित्व का अधिकार होता है सस्वामित्व का होता है।
अगला हम लोग देखते हैं, किसी व्यापार की ख्याति का स्वामित्व। ऑप्शन है अभौतिक होता है, समाश्रित होता है, सीमित होता है, लाभदायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभौतिक होता है। किसी व्यापार की ख्याति का स्वामित्व जो होता है अभौतिक होता है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें बताना है, गलत उत्तर को इंगित करना है। स्वामित्व को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है भौतिक तथा अभौतिक स्वामित्व, मध्यवर्ती तथा त्वरित स्वामित्व, एकमात्र और सस्वामित्व, निहित और समाश्रित स्वामित्व। इसमें गलत उत्तर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती तथा त्वरित स्वामित्व, ये गलत है। और शेष जो 3 है ये सही है कि स्वामित्व के प्रकार में जो वर्गीकृत किया जाता है तो भौतिक और अभौतिक स्वामित्व, एकमात्र और स्वामित्व, निहित तथा समाश्रित स्वामित्व, ये इसको शामिल किया जाता है। और मध्यवर्ती तथा त्वरित स्वामित्व को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का अनुसार जो आंसर हो जाएगा ख होगा। अगला हम लोग देखते हैं, ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में स्वामित्व को किसी निर्धारित वस्तु पर अधिकार के रूप में वर्णित किया था। यहाँ 1 2 3 दिया है कि उपयोगकर्ता के बिंदु में अनिश्चित, व्ययन के बिंदु में प्रतिबंधित, समयावधि के बिंदु में असीमित। इसके आधार पर कूट के प्रयोग करते हुए इसका आंसर बताना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ख आंसर होगा, यानी एक जो सही है कि ऑस्टिन के संदर्भ में है कि ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किसके संदर्भ के साथ स्वामित्व को किसी निर्धारित वस्तु पर अधिकार के रूप में वर्णित किया है। तो वो वर्णित किया है उपयोगकर्ता के बिंदु पर अनिश्चित, और तीसरा है समयावधि के बिंदु पर असीमित। तो ये दोनों सही है और ये बी वाला गलत है, दूसरा गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा ख हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कब्जा ग्रहण करने का विधिक ढंग नहीं है। क्वेश्चन में देखना है कि लास्ट में कि है या नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कब्जा ग्रहण करने का विधिक ढंग कौन नहीं है। ऑप्शन है ग्रहण द्वारा, परिधान द्वारा, अर्जन द्वारा, विधि का प्रवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जन द्वारा। कब्जा का ग्रहण का जो विधिक ढंग नहीं होता है अर्जन द्वारा, और ये सब होता है ग्रहण द्वारा, परिधान द्वारा, विधिक प्रवर्तन द्वारा। तो इसके भी याद करिएगा कि कब्जा का ग्रहण करने का विधिक ढंग कौन होता है, तो ग्रहण द्वारा, परिधान द्वारा और विधि का प्रवर्तन द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं, कब्जे को मूर्त तथा अमूर्त के बीच कौन विभाजित करता है। ऑप्शन है पोलक, होम्स, शामंड, हॉलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा शामंड। शामंड जो है कब्जे को मूर्त और अमूर्त के बीच विभाजित करने वाले न्यायविद थे। यानी कब्जे की जो मूर्त और अमूर्त के रूप में विभाजित करने वाले न्यायविद जो थे शामंड थे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है कि सही उत्तर इसमें बताना है कि कौन से सही है। यहाँ क्वेश्चन है कि कब्जे का अनिवार्य तत्व क्या होता है। ऑप्शन है केवल कब्जाधीन वस्तु, केवल आधिपत्य का आशय, कब्जाधीन वस्तु तथा आधिपत्य का आशय दोनों, न तो कब्जाधीन वस्तु न ही आधिपत्य का आशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। कब्जाधीन वस्तु तथा आधिपत्य का आशय जो है दोनों होता है कब्जे का अनिवार्य तत्व में ये शामिल होता है। कब्जे का अनिवार्य तत्व जो है
कब्जाधीन वस्तु और आधिपत्य का आशय दोनों शामिल रहता है। इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है ये एग्जाम में। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या कब्जे का एक वर्गीकरण नहीं है? कब्जे का एक वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन है वास्तविक कब्जा तथा विधिक कब्जा, समवर्ती तथा तात्कालिक कब्जा, मूर्त तथा अमूर्त कब्जा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कब्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कब्जा। ये जो है कब्जे का एक सही वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कब्जा जो है कब्जे का एक सही वर्गीकरण नहीं है। ऊपर के तीनों सही है, वास्तविक कब्जा और विधिक कब्जा, मध्यवर्ती तथा तत्कालिक कब्जा और मूर्त तथा अमूर्त कब्जा, ये सही है, कब्जे के वर्गीकरण में आता है। लेकिन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कब्जा इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें सेवनी से संबंधित क्वेश्चन है कि सेवनी के अनुसार कब्जे की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस घटक सामग्री को आवश्यक मौजूद होना चाहिए? यानी सेवनी के अनुसार बताना है कि कब्जे की अवधारणा में किस सामग्री को अवश्य मौजूद होना चाहिए। कब्जे की अवधारणा में अवश्य मौजूद रहना चाहिए कौन सी सामग्री? ऑप्शन है केवल आधिपत्य का आशय, केवल कब्जाधीन वस्तु, आधिपत्य का आशय तथा कब्जाधीन वस्तु, आभासी कब्जा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आधिपत्य का आशय तथा कब्जाधीन वस्तु, ये दोनों है। आधिपत्य का आशय तथा कब्जाधीन वस्तु सेवनी के अनुसार जो है कब्जे की अवधारणा में जो सामग्री की आवश्यक मौजूद होना चाहिए यह है आधिपत्य का आशय तथा कब्जाधीन वस्तु। अगला हम लोग देखते हैं, अगला में कूट के आधार पर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन है कि किसी वस्तु को पाने वाला इसका मालिक होता है। तर्क में है कि किसी वस्तु को पाने वाले का स्वामित्व उसके वास्तविक मालिक से बेहतर होता है। इसका अभिकथन है कि किसी वस्तु को पाने वाला इसका मालिक होता है। ये बात सही है कि किसी वस्तु को अगर पाने वाला जो है वही उसका किसी वस्तु को पाने वाला इसका मालिक होता है, ये बात सही है, अभिकथन सही है। तर्क में देखते हैं कि किसी वस्तु को पाने वाले का स्वामित्व उसके वास्तविक मालिक से बेहतर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो अभिकथन और तर्क के आधार पर बताना है तो इसका ग आंसर हो जाएगा। असही है किंतु त जो है तर्क गलत है, तो ग आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें है क एक नौकर है जिसे दुकान के तहखाने में एक बैग प्राप्त होता है। वह इसे दुकान के मालिक ख को सौंप देता है जो उससे बैग को अलमारी में रखने को कहता है। अब बैग किसके कब्जे में है बताना है। ऑप्शन है क के क्योंकि वह प्राप्त करता था, ख में हो जाएगा कि ख क्योंकि वह दुकान का मालिक था, ग में हो जाएगा कि ख क्योंकि उसके कब्जे तथा आशय दोनों निहित थे, और घ हो जाएगा कि क क्योंकि उसके बैग को अलमारी में रखा था। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि क एक नौकर है, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, और इससे संबंधित इसी पे क कहीं ABCD कभी लिख देगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क एक नौकर है जिसे दुकान के तहखाने में एक बैग प्राप्त होता है। वह इसे दुकान के मालिक ख को सौंप देता है। जो दुकान का मालिक है वो ख है, और उसके यहाँ एक नौकर है जिसका नाम क है। उसे करे कि बैग को अलमारी में रखने को कहता है, मालिक कहता है कि रख दो। अब कहता है कि बैग बताना है किसके कब्जे में है। यहाँ ऑप्शन है क क्योंकि करे क्योंकि वह प्राप्त करता था, ख क्योंकि वह दुकान का मालिक था, ख क्योंकि वह कब्जे और आशय दोनों निहित थे, और क है क्योंकि इसमें बैग के अलमारी में रखा है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा ग होगा। ख के पास जो मालिक है क्योंकि
उसमें कब्जा तथा आशय दोनों निहित थे। ख जो हो जाएगा कि ख जो मालिक है क्योंकि उसमें कब्जा भी है और आशय दोनों निहित है, इस वजह से इसका ग आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, किसके अनुसार आधिपत्य का आशय कब्जे का एक अनिवार्य तत्व होता है। इसमें बताना है कौन से न्यायविद थे जिनके अनुसार आधिपत्य का आशय कब्जे का एक अनिवार्य तत्व होता है। ऑप्शन है सेविनी, सामंड, पोलक, इहरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सेविनी। सेविनी के अनुसार आधिपत्य का आशय कब्जे का एक अनिवार्य तत्व होता है। अगला हम लोग देखते हैं, ये सब 2-3 बार देखिएगा तो एकदम याद हो जाएगा, इसलिए इसको 2-3 बार आप देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको देखते हुए आप इसको 2-3 बार जरूर देखिए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, समान विधि के अंतर्गत कब्जे को किस सिद्धांत के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन है कब्जे का सर्वश्रेष्ठ अधिकार, कब्जे का बेहतर अधिकार, समयानुसार कब्जे, संयुक्त कब्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा कब्जे का बेहतर अधिकार। सामान्य विधि के संदर्भ में कब्जे का बेहतर अधिकार के संदर्भ के सिद्धांत के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है। अगला हम लोग देखते हैं, मध्यवर्ती कब्जा का जो शब्द होता है का अर्थ बताना है कि मध्यवर्ती कब्जा क्या होता है। ऑप्शन है किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्राप्त कब्जा, अधिकार का स्वामित्व न कि स्वयं अधिकार, किसी वस्तु पर एक सतत दावा, कब्जे की स्वैच्छिक आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा क, किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्राप्त कब्जा जो होता है वो मध्यवर्ती कब्जा कहलाता है। मध्यवर्ती कब्जा शब्द का जो अर्थ होता है कि किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्राप्त कब्जा। अगला हम लोग देखते हैं, कब्जे का मुख्य वस्तुओं के उपयोग से दूसरे को वर्जित करने के भौतिक अधिकारों के साथ जुड़ी मंशा होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है केल्सन, पाउंड, सामंड, सेविनी। यानी इसमें बताना है कि कौन ऐसा न्यायविद थे जिनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि कब्जा मुख्य वस्तुओं के उपयोग से दूसरे को वर्जित करने के भौतिक अधिकार को साथ जुड़ी मंशा होती है। यह परिभाषा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेविनी। सेविनी ने यह परिभाषा दी है कि कब्जा मुख्य वस्तुओं के उपयोग से दूसरे को वर्जित करने के भौतिक अधिकार के साथ जुड़ी मंशा होती है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से कथन सही है। इसमें क में है कि कब्जे का हस्तांतरण स्वामित्व के हस्तांतरण से अधिक तकनीकी होता है। ख में है कि कब्जे का अधिकार स्वामित्व के अधिकार से श्रेष्ठ होता है। ग में है कि कब्जे के अधिकार के साथ संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार जुड़ा होता है। और घ में है कि आशय तथा कब्जाधीन वस्तु कब्जे के अधिग्रहण के लिए अनिवार्य होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। आशय तथा कब्जाधीन वस्तु कब्जे के अधिग्रहण के लिए एक अनिवार्य होते हैं। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा इस कथन के अनुसार कि आशय और कब्जाधीन वस्तु कब्जे के अधिग्रहण के लिए अनिवार्य होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में कब्जे को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें बताना है कि कब्जे का संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन से अधिनियम है। ऑप्शन है CRPC 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, उपरोक्त क और ख दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, उपरोक्त क और ख दोनों।
यानी अगर भारत में कब्जे को संरक्षण प्रदान करना है तो इसके लिए जो अधिनियम है CRPC 1973 और विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, ये दोनों है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, क और ख दोनों। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि किसी अभिकर्ता अथवा सेवक के माध्यम से कब्जा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन है तात्कालिक कब्जा, अमूर्त कब्जा, मध्यवर्ती कब्जा, मूर्त कब्जा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मध्यवर्ती कब्जा। अभिकर्ता अथवा सेवक के माध्यम से जो कब्जा किया जाता है उसको मध्यवर्ती कब्जा कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। क के स्वामित्व वाले माल को उसके द्वारा ख के घर के कमरे में ख की अनुमति से रखा गया है। कमरे को क के अभिकर्ता द्वारा ताला लगाया गया था, जिसमें क की अनुमति से उसके पति ग को चाबियां सौंप दी गई। कमरे का कब्जा किसके पास था? इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, जुडिशियल सर्विसेज और नेट UGC में। तो इसका ऑप्शन है क अभिकर्ता, ख ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि क के स्वामित्व वाले माल को उसके द्वारा ख के घर के कमरे में ख की अनुमति से रखा गया था। कमरे को क के अभिकर्ता द्वारा ताला लगाया गया था, जिसमें क की अनुमति से उसके पति ग को चाबियां सौंप दी गई। कमरे का कब्जा किसके पास है? तो यहाँ क की अनुमति से उसके पति ग को चाबियां सौंपी गई थी, तो जिसके पास चाबी है तो उसी के पास कमरे के कब्जा चला जाएगा। तो ये ग आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? इसमें बताना है कि कब्जे के सिद्धांत से संबंधित प्रतिपादन कौन नहीं किए हैं न्यायविद। ऑप्शन है सेविनिस, सामंड, पोलक, फ्राइडमैन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्राइडमैन। फ्राइडमैन जो है कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किए हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि कब्जे की अवधारणा के महत्वपूर्ण तत्व में से एक है। कब्जे की अवधारणा के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है स्वामित्व, जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन है वस्तु पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, वस्तु पर प्रभावी नियंत्रण, कब्जा धारक की दूसरे के किसी भी हस्तक्षेप को बहिष्कृत करने की मंशा, और लास्ट में है कि किसी वस्तु को स्वामी के रूप में धारित करने की मंशा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु पर प्रभावी नियंत्रण। कब्जे का जो अर्थ है, कब्जे की अवधारणा जो है, कब्जे की अवधारणा के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है स्वामित्व। और यहाँ बताना है कि स्वामित्व का अर्थ क्या होता है। तो स्वामित्व का अर्थ है कि वस्तु पर प्रभावी नियंत्रण जिनकी होती है वही स्वामित्व कहलाता है। वस्तु पर प्रभावी नियंत्रण स्वामित्व का अर्थ होता है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला में यहाँ सूची के अनुसार दिया गया है। इसमें सूची 1 और 2 है। सूची 1 में कथन है और सूची 2 में कब्जे के प्रकार है, और इसके आधार पे यहाँ बताना है कि कौन सही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कथन में है कि मालिक द्वारा अभिकर्ता के पास माल जमा करना। ख में है कि क्रेता द्वारा दुकानदार से एक वस्तु क्रय करना। ग में है कि मालिक द्वारा अपनी घड़ी पहनना, और घ में अपनी रचना पर लेखक का कॉपीराइट। और कब्जे के प्रकार में है कि तत्कालिक, दूसरा में मध्यवर्ती, तीसरा में अमूर्त और चौथा में मूर्त। तो इस अनुसार इसको
मैचिंग करना है तो हम लोग इसका आंसर जो हो जाएगा क हो जाएगा, यानी कि क का 2, ख का 1, ग का हो जाएगा 4 और घ का जो हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग मैचिंग करते हैं तो क जो है मालिक द्वारा अभिकर्ता के पास माल जमा करना जो होता है वो मध्यवर्ती होता है। कब्जे के प्रकार में मध्यवर्ती प्रकार के कब्जे जो है मालिक द्वारा अभिकर्ता के पास माल जमा करना मध्यवर्ती के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रेता द्वारा दुकानदार से एक पुस्तक क्रय करना, ये जो है तत्कालिक कब्जे के प्रकार के अंतर्गत आता है। और मालिक द्वारा अपनी घड़ी पहनना, ये जो है ये मूर्त प्रकार के कब्जे के अंतर्गत आता है। अगर मालिक द्वारा अपनी घड़ी पहनना जो है कब्जे के प्रकार में मूर्त प्रकार के कब्जे हैं। और लास्ट में है कि अपनी रचना पर लेखक का कॉपीराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त। अमूर्त कब्जे के प्रकार में अमूर्त प्रकार के जो कब्जा है अपनी रचना पर लेखक का कॉपीराइट, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा क। फिर अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।